भाईचारे का भूत कितना जल्दी उतर गया आपका 2 ही दिन में। ऐसे मंडल कमीशन पे आप लोग हिंदुत्व भाईचारे की बात कर रहे थे ना, अरे वो भाईचारे वाले बंधु कहां गए सब लोग जो भाईचारे की बात कर रहे थे कि हम सब लोग भाई हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब ये जब आपके दलित पिछड़े भाइयों को अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ मिलने लगा है, वो भी आपसे ही बचाने के लिए कि आप उनका जाति आधार पर उत्पीड़न न करो, तो कहां गया भाईचारा आपका? वो भाईचारे वाले लोग निकल के आए। जब भी SC ST OBC के लोगों को जब मंडल कमीशन आया था तो भी ये भाईचारे वाले लोग ही थे जो चाहते थे कि वो पिछड़े वर्ग को लोग सशक्तिकरण ना हो, उनके लिए अलग से कोई जो स्पेशल प्रोविजन ना बने। SC ST के लोग नहीं चाहते थे कि उन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीना जाए। वो तो आज भी चाहते हैं 52% OBC को 52% रिजर्वेशन मिले। मैं तो अभी क्या गया आगरा में कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको 15% अलग से रिजर्वेशन देंगे, 27% से अतिरिक्त, जिससे आपके अंदर कोई उस तरह के ना इत्तेफाकी ना हो। और देते तो 25%, लेकिन क्योंकि अभी उस तरह की स्थिति नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन 15% की तो गारंटी देते हैं कि हम लोग कानून बना के जो है 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो आगे नहीं निकल पाए। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मैं तो उनको ढूंढ रहा था, वो जो तमाम बाबा और तमाम जो है घूम रहे थे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और तमाम जो रोज वो संगठन घूम रहे थे, पानी पी रहे थे, पिला रहे थे भाई भाई, कहां गए भाई भाई? अब भाईचारा कहां गया आपका? एक ही दिन में उतर गया भूत भाईचारे का। जब बात आई इन वर्गों के सशक्तिकरण की, इन पे होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, तो भाईचारा उतर गया आपका। आप समझो, आप देखो, सोशल साइट खोलो, आप गूगल खोलो कि कौन समर्थन में कौन विरोध में, इन चेहरों को पहचानो। कुछ अधिकारियों ने सामान्य जाति के इस्तीफे दिए, वो जानते हैं कि कुछ बदलाव नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी इस्तीफे दिए कि सरकार प्रेशर बने। लेकिन SC ST OBC के नेताओं को उन्होंने मुंह पे टेप लगा लिए। ये भी समाज को देखना चाहिए। जो आपको सुनना समझना है वो है UGC के नए नॉर्म्स जो आए हैं, UGC की जो नई गाइडलाइन आई, और आप ये समझिए कि इन गाइडलाइनों को आपको समझना है, और इस पे जिस तरह का माहौल बन रहा है, मैं उस पर आपको जागरूक करना चाहता हूं। कई बार मीडिया के साथी सवाल पूछते हैं, लेकिन सीमित सवाल पे सीमित जवाब देना पड़ता है, लेकिन विस्तृत रूप से मैं आपके सामने कई चीजें रखना चाहता हूं। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने उस गाइडलाइन को पढ़ा ही नहीं, जो सिर्फ इस आधार पर विरोध कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो जो जिस तरह का छुआछूत, भेदभाव और रैगिंग और तमाम तरह से मानसिक शोषण जो है SC ST OBC के बच्चों को करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। जिनको ऐसा लगता है, वो उनको बड़ी चिंता हो रही है, जो जातीय पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं, जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जो जातंकवादी हैं, उनको इस बात की पीड़ा है कि अब जो हम शोषण, जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, इन वर्गों का अपमान करना, ये इस पीड़ा से जो है वो हमारे लोगों को तकलीफ नहीं दे पाएंगे। ये उनके मन में बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये नॉर्म्स किसी के विरोध में नहीं है, क्योंकि डर उसे लगेगा जो अपराध करेगा। जो अपराध नहीं करेगा उसे किस बात के लिए डरना? उसको किससे डरना? जो अपराध करेगा उसको डर लगेगा। जो अपराध करने की सोच लेके बैठा उसको डर लगेगा। जो अपराध की सोच के साथ आगे बढ़ा उसको डर लगेगा। जो अपराध की सोच ही नहीं रख रहा है उसको किसी कानून से डरने की क्या जरूरत है? ये वो लोग डर रहे हैं जो लंबे समय से इस काम करते आ रहे हैं। आज उनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि बहुत कुछ होने वाला नहीं। आप इस बात को इस तरह से भी समझिए कि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद सरकार ने कहा था कि हमने SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया। कितना मजबूत किया उसका उदाहरण बताता हूं। 7 साल से कम, ये दूसरी तरफ तो कहा जाता है कि SC ST एक्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन 7 साल से कम उम्र की सजा जिन मुकदमों में होती है उनमें अगर SC ST एक्ट भी लगाया है तो गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस, और निचली अदालतों से ही उनको बेल मिल जा रही है। ये मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कितना मजबूत किया सरकार ने। ये इसलिए कि आपको जानकारी कि सरकार क्या कर रही है।
और इसमें बहुत सारे लूपहोल है, कोई स्पष्ट नहीं है। ये जो है स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है कि क्या क्या चीजों को हम लोग उसकी मान्यता में लाओगे। और इसमें आपने जोड़ दिया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को, दिव्यांग जन बच्चों को। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं जिनका आप जिक्र करें, तो ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग जो है अंडर में वो तो सारे स्वर्ण जाति के। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कानून सवर्णों के विरोध में? अब हमारे लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे कि आप उनको कुछ भी पढ़ा दो और वो लोग पढ़ने लग जाएं। ये जो विरोध है ये इसका पॉलिटिकल विरोध है, और ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि किसी दूसरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं आपको हालात बताता हूं। 45 केंद्रीय विद्यालय हैं देश के अंदर। उन 45 में से सरकार ने कितना सामाजिक न्याय किया है, इसका उदाहरण ये है कि 45 में से एक एसटी के वाइस चांसलर हैं, एक एससी के वाइस चांसलर हैं और 5 ओबीसी वर्ग के वाइस चांसलर हैं, जिनकी आबादी 85% है। उनके 7 कुलपति हैं और 38 स्वर्ण जाति के वाइस चांसलर हैं। आप मेरी बात को गलत समझे तो आप इसको चेक करा लें। दूसरा, 80% बैकलॉग है पिछड़े वर्ग के बच्चों का, पिछड़े वर्ग के प्रोफेसरों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का, एसोसिएट प्रोफेसरों का, और 83% का बैकलॉग है एसटी के बच्चों का इन्हीं पोस्टों में, और 64% का बैकलॉग है एससी के बच्चों का, एससी के प्रोफेसरों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का, एसोसिएट प्रोफेसरों का। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं यहां बैठता हूं वेलफेयर कमेटियों की मीटिंग में और तमाम जो है कमेटियों की मीटिंग में, मैं देखता हूं मेरे पास रिकॉर्ड में आते हैं, मेरे एप्लीकेशन आते हैं। कोई ऐसा सेंट्रल पीयूसी नहीं है जहां के लोगों को, जहां के अधिकारियों से हमें बात ना करनी पड़ती हो कि आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करो, डीओपीटी गाइडलाइन को फॉलो करो, रोस्टर को फॉलो करो। कोई सरकारी ऐसा महकमा नहीं है जिसमें बैकलॉग ना हो, जिसमें जितनी संख्या में सरकारी एम्प्लॉय, उससे ज्यादा एम्प्लॉय जो है ठेकेदारी के आउटसोर्सिंग के जरिए ना रख रखे हों कि सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। ये आपके सामने है। और आप बच्चों की बात करें, अधिकारी कर्मचारियों के हाल देखिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आप किस तरह शोषण करते हो। मैं बताना चाहता हूं देश को कि आप शोषण किस तरह करते हो। आप शोषण करते हो जैसे पूरन सिंह आईपीएस जो थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है जो हरियाणा के आईपीएस थे, एडीजीपी रैंक के। आप बच्चों की बात करते हो, उनको न्याय दिला दोगे? एडीजीपी रैंक के हमारे आईपीएस पूरन कुमार, उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड नोट लिखा कि जातीय भेदभाव के कारण मेरे साथ ये हुआ, तो वो मर गए, लेकिन उस परिवार के ने जिनके खिलाफ एफआईआर कर दी, एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये आपके सामने उदाहरण कि तब नहीं, आप बच्चों की बात करें। और बताता हूं, एक हमारी बिटियां हैं टीना ढाबी, जो आईपीएस जो आईएएस टॉपर हैं, सिविल सर्विस की टॉपर हैं। कल वो किसी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में थी 26 जनवरी पे, जहां वो पोस्टिंग है। एक उनसे थोड़ा सा जो है खड़े होने में थोड़ी सी गलती, किस तरह से सोशल मीडिया पे उनका मजाक बनाया गया। उनके जो है वो टॉपर है, सारे टेस्ट टॉप करके ही वो आई है, तब पास करके तभी टॉपर बनी है, लेकिन आरक्षण के नाम पे किस तरह उनको अपमानित किया गया, हम वो पूरे सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों ने देखा। आपके अंदर जहर भरा हुआ एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के प्रति आप उनका मानसिक शोषण करते हो। बड़े बड़े कॉलेजों में 118% की वृद्धि हो गई है इन जो है इस तरह के क्राइम्स में। तब जाके ये नए नॉर्म्स आए, ये नई गाइडलाइन बनी है, और अभी इसमें एक के रजिस्टर्ड नहीं हो, आप लोग आंदोलन करने चल दिए। ये समझने की बात है। ये आपके सामने है। कब तक इस देश में पायल तडवी या रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल जो है, हमारे बच्चे मरते रहेंगे? इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। मीडिया में 90% जो है बाहुल्यता सवर्ण बिरादरी के लोगों की है, तो वहां डिबेट हो रही है। डिबेट में बैठ के वो एससी एसटी के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे बड़ा हमला तब हुआ जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ। उन नेताओं को भी जिन्होंने उसका समर्थन किया, उन्होंने संविधान के
का जो आधार, संविधान में जो आधार रिजर्वेशन का, उसको कुचलने का काम किया। इस सरकार ने तो कुचला, लेकिन विपक्ष में रहने वाले हमारे लोगों ने भी कुचलने का काम किया अपने चंद वोटों के चक्कर में। और उसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% लागू हो गया, जो संविधान का वायलेशन था, जो आधार रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में उसका वायलेशन था। और यहां से तो हुआ उस असंवैधानिक कानून को, उस असंवैधानिक जो पास हुआ बिल, कानून बना, उसको जब चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो सारे स्वर्ण जाति के जज थे, उन्होंने उस कानून को भी, उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान की व्याख्या करें, उन्होंने भी उस वायलेशन को सही माना। जब संविधान में आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सिर्फ इसलिए कि स्वर्ण जाति के बच्चों को लाभ मिल जाए, इसलिए उन्होंने उसको सही माना, फिर भी देश ने कोई विरोध नहीं किया। जब 3 दिन में वो कानून बन गया 10% आर्थिक आधार पे, तो भी हमारे नेताओं की चुप्पी से किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि SC ST OBC के लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं। उन्होंने कहा स्वर्ण जाति में गरीब है तो दे दो, लेकिन उसके बावजूद आर्थिक आधार 10% पे लेते हो और कोटे की जगह हमारी बच्चों को जो पढ़ती है, हमें बच्चों के लेटर आते हैं, कोटे की जगह बोलते हो कि कोठे जो है आप कोठे वाले हो। ठीक है, जिस तरह से आप अपमानित करते हो, आपके अंदर जहर भरा हुआ है। 75 साल में आप इस जहर को अपने अंदर से निकाल नहीं पाए, आप एक सभ्य समाज नहीं बना पाए। और जब कमजोर वर्गों के लोग तरक्की करते हैं, आपने ऐसे ही मंडल कमीशन का विरोध किया। मंडल कमीशन में भी आपके खिलाफ कुछ नहीं था। मंडल कमीशन में पिछड़ी जातियों को जो है सशक्तिकरण के लिए जो आर्टिकल 340 में प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उस प्रावधान को जो है, उस प्रावधान के अकॉर्डिंग जो है, तो रिजर्वेशन का जो काका कालेकर आयोग के बाद और मंडल कमीशन बनकर जो रिपोर्ट बनी, जो आयोग बना, उसकी जो रिपोर्ट आई, उस 340 आर्टिकल नंबर 340 को जो है मजबूत, उसके आधार पे जो मंडल कमीशन के जरिए जो है पिछड़े वर्ग के लोग सशक्तिकरण का जो जब ये कानून आ गया, उनको आरक्षण देने का प्रावधान बन गया, तो आपने उसका भी विरोध किया, पुरजोर विरोध किया आपने। कहां था वो स्वर्णों के विरोध में जो आपने उसका विरोध किया? स्वर्ण जाति के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि इससे का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इनसे वही लोग डर रहे हैं जो अपराध की सोच रखते हैं अपने मन में, जो ये सोच के बैठे हैं कि हमें SC ST के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको टॉर्चर करना है इस नाम पे। जब आप खुद से आरक्षण लेते हो, आरक्षण का किस आधार पर विरोध करते हो? मैं तो तब मानू जब आप इस 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जो मिला उसको छोड़ दो, तब मैं आपको मानू कि आप आरक्षण का विरोध करते अच्छे लगते हो। लेकिन आप आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण भी लेते हो और फिर आरक्षण का विरोध करके SC ST OBC के लोगों को अपमानित करने का भी काम करते हो। ये झूठ जो है, झूठ के सहारे कब तक आगे बढ़ना चाहते हो? हमने अपनी आंखों से देखा, हमने सुना, हमने महसूस किया किस तरह से SC ST OBC के बच्चे जो हैं, और अभी भी गांव देहात में किस तरह का सलूक होता है। क्या खुले मंच पे कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह देता है, सैन समाज को नव्वा कह देता है, नव्वा अपनी बात को रखते हुए, नव्वा समाज किस तरह अपमानित करने का काम करते हैं। आप कश्यप नहीं कहते हो, आप झीवर कहते हो हमारे लोगों को अपमानित करने के। आप प्रजापति नहीं कहते हो, आप कहते हो कुमार। जानबूझ के आप हमारे लोगों को अपमानित करने का काम करते हो, जानबूझ के। आप यादव नहीं कहते हो, आप कहते अहीर, जानबूझ के आप जो है हमारे लोगों को, जानबूझ के आप जो है पिछड़े वर्ग के, पिछड़ी जातियों के बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ठीक है, आप जानबूझ के जो है जाति के आधार पे, और नाई के, ओ खटीक के, ओ झीवर के, ठीक है, इस तरह से आप जो है आज भी गांव देहात से लेकर पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, किस तरह से जो है वो बढ़ई के, विश्वकर्मा समाज को बढ़ई के कह के आप जो है आप अपमानित करने का काम करते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? हम इसी सामाजिक व्यवस्था से निकल के यहां तक आए, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, हम जानते हैं कि आप किस तरह से जो है हमारे जो है दलित पिछड़े समाज को किस तरह अपमानित करते हो। आप आज भी जो है हमारे पढ़ लिखने के बाद आप उनको जो है सम्मान से नहीं उनका नाम ले पाते हो। ये सब हम लोग देख रहे हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा एक ही बात के लिए कि इस नॉर्म्स में आपने SC ST के साथ OBC को भी जोड़ा, OBC को भी जोड़ के आपने बताया कि हम ये जाति के आधार पे जो कुछ OBC के साथियों को जो घमंड हो गया था,
वो भी अपने आप को स्वर्ण समझने लगे, तो उनको भी आपने बताया कि इस नॉर्म्स में कि उनको भी उनका भी उत्पीड़न होता है। जिस भाईचारा को बनाने के लिए SC/ST OBC के हम लोग इतने लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, आपने अच्छा किया, बना दिया। और मैं तो चाहता हूं सरकार पे पीछे हटे, जो SC/ST OBC के लोगों को पता लग जाए कि सरकार उनका कितना हित चाहती है, कि जरा से विरोध से डर के जो है उन्होंने ये गाइडलाइन वापस ले ली या इस पे विचार करने की बात कही। पता होना चाहिए कि वो इतने बड़े समाज के भावनाओं को किस तरह कुचलने काम कर रही। मैं तो चाहता हूं सरकार स्टैंड ले, पता तो लगे, क्योंकि सरकार ने सिर्फ अपनी मन से नहीं किया है, जो समिति थी उसमें जो लोग थे उनके सुझाव से किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चाएं हो रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, बहुत कुछ है, आपको नजर बनानी है। मेरी बात पे गौर करो कि कौन खड़ा है आज आपके साथ, कौन पत्रकार है, कौन न्यूज चैनल है, कौन सा अखबार है, कौन खड़ा है आपके साथ, कौन सा नेता खड़ा है, कौन सी पार्टी खड़ी है। आज आपको देखना है कि आपके बच्चों को जिस तरह सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हायर एजुकेशन सेंटरों में, अगर उसके रोकथाम की कोई कोशिश की गई है तो उससे कौन डरा है और कौन जो है उसके खिलाफ जो कौन सा दल खड़ा होकर किस तरह की बात को प्रयोग कर रहा है। आज SC/ST OBC के लोगों को देखना है, समझना है कि कौन सी पार्टी क्या स्टैंड ले रही, कौन सा नेता क्या स्टैंड ले रहा। क्या किसी में हिम्मत है कि वो स्टैंड लेके कहे कि हम ये जो नए नॉर्म्स बने, ये जो नई गाइडलाइन बनी है, हम लोग किसी भी कीमत पे इन गाइडलाइनों के, हालांकि इन गाइडलाइनों से बहुत कुछ प्रभावित नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों को अगर वापस लेने का प्रयास करें तो हम सड़क पर मुकाबला करेंगे, हम सरकारों को जो है घेरने का काम करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग जो इनके आवासों पे ताले लगा देंगे। कोई ऐसा हिम्मत जुटाए तो मैं तो देख रहा हूं, लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं, आज दलित पिछड़े वर्ग के जो है बुद्धिजीवी, आदिवासी वर्ग के जो बुद्धिजीवी, उनसे कह रहा हूं, जो चिंतक हैं उनसे कह रहा हूं, जो इस समाज में अधिकारी कर्मचारी, उनसे कह रहा हूं, देखिए आपके बच्चों को जिस तरह का शोषण का शिकार होना पड़ता है उस पर कौन खड़ा है आज आपके साथ, या कौन वोटों की परवाह कर रहा है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आज भी नहीं समझे और आज भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं है कि कल फिर किसी पायल तड़वी को, रोहित वेमुला को, डेल्टा मेघवाल को जातीय भेदभाव कारण आपके बच्चों को, आपके जो हैं टॉपर्स हैं, उनको जान देनी पड़ेगी। मैं बहुत चिंता में था, मैं सोच रहा था आपसे बात करूं, क्योंकि जब से गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे प्रकाश पर्व का अवकाश जो है वो छीनकर जो है और इस तरह का माहौल बनाया गया, उससे मेरे मन में गुस्सा, बहुत पीड़ा थी। और दूसरा जो है ये UGC पे जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप चेक कीजिए सोशल मीडिया, किस तरह टीना ढाबी को, जो एक IAS है, टॉपर है, जिसको जाति के आधार पर जो है उसका अपमान करने का काम किया जा रहा है। ये आपके सामने अभी एक दिन पहले की बात है, आज 27 से 26 की बात। और IPS पूरण कुमार का उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं, और उससे पहले जो है आपके टॉपर्स में पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल, रोहित वेमुला, कितने जो है आपके सामने उदाहरण है। और ये बढ़ रहा है, 118% की वृद्धि हुई है, क्योंकि स्कूलों में बैठे, हायर सेंटरों में बैठे द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा रोज काट रहे हैं या कटवा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बैठती है उस सभ्य समाज की, उस पढ़े लिखे हर जाति धर्म के व्यक्ति की। अगर कोई बन रहा है, प्रयास हो रहा है कि इस तरह की चीजों पर रोकथाम लगे, तो उसमें अड़ंगा ना अड़ाए, उसका समर्थन करें। और जो अड़ंगा अड़ा रहा है, और वो कहां, अरे मैं भूल गया, वो भाईचारे का भूत कहां कितना जल्दी उतर गया आपका 2 ही दिन में। ऐसे मंडल कमीशन पे आप लोग हिंदुत्व भाईचारे की बात कर रहे थे ना, अरे वो भाईचारे वाले बंधु कहां गए सब लोग, जो भाईचारे की बात कर रहे थे कि हम सब लोग भाई हैं, हिंदू भाई भाई है, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। अब ये जब आपके दलित पिछड़े भाइयों को के अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ मिलने लगा है, वो भी आपसे ही बचाने के लिए कि आप उनका जातीय आधार पर उत्पीड़न न करो, तो कहां गया भाईचारा आपका। वो भाईचारे वाले लोग निकल के आए। जब भी SC/ST OBC के लोगों को, जब मंडल कमीशन आया था, तो भी ये भाईचारे वाले लोग ही थे जो चाहते थे कि वो पिछड़े वर्ग को लोग सशक्तिकरण ना हो, उनके लिए अलग से कोई जो है स्पेशल प्रोविजन ना बने। SC/ST के लोग नहीं चाहते थे कि उन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीना जाए। वो तो आज भी चाहते हैं 52% OBC को 52% रिजर्वेशन मिले। मैं तो अभी क्या गया आगरा में कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको 15% अलग से रिजर्वेशन देंगे, 27% से अतिरिक्त, जिससे आपके अंदर कोई उस तरह के ना इत्तेफाकी ना हो। और देते तो 25%, लेकिन क्योंकि अभी उस तरह की स्थिति नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन 15% की तो गारंटी देते हैं कि हम लोग
कानून बना के जो है 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो आगे नहीं निकल पाए। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मैं तो उनको ढूंढ रहा था, वो जो तमाम बाबा और तमाम जो है घूम रहे थे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और तमाम जो रोज वो संगठन घूम रहे थे, पानी पी रहे थे, पिला रहे थे भाई भाई, कहां गए भाई भाई? अब भाईचारा कहां गया आपका? एक ही दिन में उतर गया भूत भाईचारे का। जब बात आई इन वर्गों के सशक्तिकरण की, इन पे होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, तो भाईचारा उतर गया आपका। आप समझो, आप देखो, सोशल साइट खोलो, आप गूगल खोलो कि कौन समर्थन में कौन विरोध में, इन चेहरों को पहचानो। कुछ अधिकारियों ने सामान्य जाति के इस्तीफे दिए, वो जानते हैं कि कुछ बदलाव नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी इस्तीफे दिए कि सरकार प्रेशर बने। लेकिन SC ST OBC के नेताओं को उन्होंने मुंह पे टेप लगा ली है। ये भी समाज को देखना चाहिए कि जो इस तरह के आधार पे जो सरकार द्वारा कानून जो है गाइडलाइन बनाई गई, जो उस पे जो सहमति से गाइडलाइन बनी, उन पे जो है वो पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, तो वो आपके कितने हितैषी हैं? और कौन है जो आपके लिए हर तरह की मुसीबत उठाने के लिए तैयार है, हर तरह के चैलेंज, जान को दांव पे लगाने के लिए तैयार है? कौन सा संगठन है, कौन सा दल है? ये आपके सामने किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। सबको अपने वोटों की फिक्र है, किसी को इस कमजोर, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की फिक्र नहीं है। और जिनको फिक्र है वो आपके सामने। आप देखो, यूट्यूब चैनल देखो जिनको आप रोज देखते हो, पत्रकार देखो जो आप देश में आके लिबरल के नाम पे जो है आपके सामने बहुत सारी चीजें रखते हैं, लेकिन आज वो भी जो है सत्यता के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। आप देखो उन हैंडल्स को जो बहुत जो है सरकार विरोधी बातें भी करते थे, उनको भी देखो किस तरह से उनके रंग बदले हैं। और वो जो हिंदुत्व का नारा लगा के आपकी गलियों में घूम रहे थे कल तक, भाई भाई का नारा लगाते हुए, उनके भी बदलते हुए चरित्र को आप देखो। और SC ST OBC के पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, रिटायर्ड अधिकारी, चिंतक, अधिवक्ता, प्रोफेसर, मैं आप सबको भी कहना चाहता हूं, SC ST OBC के सब भाइयों को, कि देखो कौन आपका अपना है, कौन आपके अधिकारों पे कैंची लेके बैठा है। आज नहीं खड़े होंगे, आज नहीं सुनोगे, आज नहीं अपने बच्चों का दर्द सुनोगे, तो जब ये मर जाएंगे यूनिवर्सिटियों में तो क्या करोगे कल उसके बाद? अभी तो एक मामला सामने नहीं आया, अभी से दुरुपयोग की बात करते हैं। दुरुपयोग तो कितने कानूनों का हो रहा है। CBI जो है, जो जिसके ऊपर गरीब आदमी ये विश्वास करता है कि अगर CBI ने कोई मामला, किसी CBI ने टेक ओवर कर लिया है, CBI जांच हो रही तो न्याय मिलेगा, वो CBI का कन्वेंशन रेट 75%, 25% मामले जो है वो फॉल्स होते हैं। और ED का क्या हाल है, NIA क्या हाल है? अब देखिए कौन सा ऐसा कानून इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा। लेकिन जब आपके हितों में कोई गाइडलाइन ही बनी है तो बहुत दिक्कत हो गई है। आज नहीं समझोगे तो निकल जाएगा वक्त। समझिए और संभलिए, और अपने बच्चों की रक्षा के लिए निगरानी कीजिए कि आप अपना खून पसीना और अपना पेट काट के जिन बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में, हर सेंटर में, किस तरह से जो है वो जातीय उत्पीड़न के शिकार होकर सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, मानसिक पीड़ा सह रहे हैं, और उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। और मैं तो क्योंकि रहता हूं सिस्टम में, मैं जानता हूं कि सिर्फ वही नहीं, अधिकारी कर्मचारियों के भी क्या हाल है। पुलिस में जो कर्मचारी हैं और सैनिक बलों में जो कर्मचारी हैं, मैं जानता हूं SC ST OBC के क्या हाल है। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैं कोई चांद से नहीं आया, कोई इंग्लैंड से नहीं आया हूं, कोई अमेरिका से नहीं आया। मैं यहीं इसी मिट्टी में, यूपी की, जहां खाटी राजनीति होती है, जहां जाति जो है वो पैदा होती है, जिसका स्वरूप देखने को मिलता है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जातियों का जो है, जातियों के गढ़ हैं, मैं वहीं से आया निकल के। मैं सब जानता हूं कि किस तरह दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन, किस तरह कलम फेर के किस तरह SC ST OBC कर्मचारियों को जो है किनारे लगा रखा है इन सरकारों ने। ये सब आपके सामने। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप अपना जो है विचार भी इस पर रखेंगे, व्यक्त करेंगे कि आप क्या सोचते हैं। और मैं भी चाहूंगा कि आप नजर भी बनाएंगे कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके खिलाफ खड़ा है, कौन चाहता है कमजोर वर्गों के बच्चों को जो है, जो
उनके प्रोटेक्शन में जो गाइडलाइन बन रही है उनको खत्म कर दिया जाए। कौन नेता कौन पार्टी कहां खड़ी है सर्च करो, अपने बच्चों को कहोगे वो सर्च करके आपको बताएं कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है, किस नेता का क्या स्टैंड है, किस मीडिया हाउस का क्या स्टैंड है, कौन जो है, और वो कहां है वो पत्रकार साथी जो सरकार के हर जो है कानून में उनकी अच्छाइयां गिनवा रहे थे। आज क्या हुआ? जब किसानों के खिलाफ कानून बनते थे तो आप अच्छाई गिनाते थे ना। जब एनआरसी पे कानून बना था, 370 पे कानून बना था, जब 3 तलाक पे कानून बना था, तो आप ही तो ना अच्छाई गिनवा रहे थे। आज क्या हुआ? सरकार के अच्छाई गिनवाने वाले और तमाम मीडिया हाउसेस को क्या हुआ? सांप सूंघ गया है। समझ रहे हैं? कमजोर वर्गों के लोग आपको समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। और नहीं समझ रहे हैं तो मेरे लाइव के बाद समझेंगे। ये पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, विश्वकर्मा, सैन, ये समझेंगे। ये चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक सब समझेंगे। महार, ये सब समझेंगे, इनको समझ आएगा। ये जाट, गुजर, यादव समझेंगे सब लोग ये, और नहीं समझेंगे तो हम लोग समझाते रहेंगे इनको कि समझें, इनको समझ आए कि किस तरह आपके बच्चों के अधिकारों को निगलने का काम कौन कर रहा है और उसको उसकी भूमिका कौन बना रहा है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद।